हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के SMFE सब्जेक्ट का चैप्टर 1। इसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की, यानी कि हम जानेंगे मृदा के वर्गीकरण के बारे में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा, समझा देते हैं पहले। मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की हम इसमें जानेंगे कि मृदा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और किन किन आधारों पर। हम यहाँ पर मृदा को जियोलॉजिकल टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल टाइप में हम दो प्रकार की मृदा का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला है हमारी इसमें हम दो प्रकार की मृदा का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला हमारा है अवशिष्ट मृदा। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अवशिष्ट मृदा इसे हम रेजिडुअल सॉइल और स्थानांतरित मृदा ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इसको पढ़ने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे थे जिनको हमने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया था। हम जानते हैं कि जो हमारी सॉइल है उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है, वो चट्टानों के टूटने फूटने से, जिसे हम उसका अपक्षय कहते हैं, उस कारण होता है। उसी के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा, अवशिष्ट मृदा यानी कि रेजिडुअल सॉइल और स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब हम बात करेंगे अवशिष्ट मृदा की। अवशिष्ट मृदा के बारे में हम जानेंगे इसमें कि अवशिष्ट मृदा क्या होती है, ये किस प्रकार से बनती है, और हम कौन सी मृदा को हम अवशिष्ट मृदा कहेंगे। उत्पत्ति सबकी रॉक्स से ही होती है, यानी कि हमारी चट्टान से ही होती है। हम जानते हैं अवशिष्ट मृदा के बारे में। हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल है अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल हम बात करेंगे रेजिडुअल सॉइल की। हमें पता है कि हमारा जो मृदा है, हमारी जो सॉइल है, उसका फॉर्मेशन किसी बहुत बड़े चट्टान के टूटने फूटने से होता है। अब ये चट्टान बहुत से कारणों से टूट सकती है, इसे हम मृदा का अपक्षय कहते हैं, चट्टान का अपक्षय कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। किन्हीं कारणों से इसका अपक्षय हुआ। कुछ जिसके कण होंगे वो किन्हीं माध्यमों से नीचे बह जाएंगे, इनका स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ये अपने स्थान से, जहां से इनका अपक्षय या फिर डिफॉर्मेशन जो हुआ है, वहां से किसी दूसरे स्थान में पहुंच जाएंगे, और जो इसमें कण बचे रह जाते हैं, वो धीरे धीरे एकत्रित होकर क्या करते हैं, मृदा का रूप ले लेते हैं। तो हम बात कहेंगे कि ऐसी मृदा
जिसका जो निर्माण है वो चट्टान के ऊपर ही हुआ हो, ना कि कहीं अन्य जगह जाकर। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी हमारी जो मृदा है इसका निर्माण इस चट्टान के ऊपर ही होगा। हम परिभाषा देखेंगे इसकी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं मैं, कि चट्टान के ऊपर इसका निर्माण होगा। जब चट्टान के अवघटित पदार्थ जब चट्टान के अवघटित पदार्थ चट्टान पर ही जमा होते हैं, चट्टान पर ही जमा होते हैं, और इसी चट्टान पर जमकर मृदा का रूप ले लेते हैं, तो इस प्रकार की मृदा अवशिष्ट मृदा कहलाती है। अवशिष्ट मृदा कहलाती है। अर्थात किसी चट्टान का अपक्षय हुआ, उसके जो कण थे वो उसी चट्टान पर रह गए, और धीरे धीरे समय के साथ जमकर वो उसी चट्टान के ऊपर जो है मृदा यानी सॉइल के रूप में सॉइल का रूप धारण कर लिए। तब हम ऐसी मृदा को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। इसके बारे में और जानेंगे, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। अवशिष्ट मृदा के गुणों के बारे में और जानेंगे हम, कि जब उसी चट्टान पर इसका निर्माण हुआ है तो इसमें जाहिर सी बात है कोई सी भी जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंट है यानी स्थानांतरण के कारक हैं, उनमें इनका कोई योगदान नहीं होगा। यानी कि हमारी जो सॉइल है वो इसी रॉक पर बनी, तो इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट शामिल नहीं होगा। इस प्रकार की मृदा के निर्माण में मृदा के निर्माण में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्थानांतरण कारक ट्रांसपोर्टेशन एजेंट शामिल नहीं होता है। शामिल नहीं होता है। और इस प्रकार की सॉइल के फॉर्मेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म होता है अपक्षय की दर, कि मतलब समय के साथ किस हिसाब से चट्टान का जो है अपक्षय हो रहा है उसे अपक्षय की दर कहते हैं।
जब अपक्षय की दर स्थानांतरण की दर से अधिक होती है तब अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए कंडीशन होती है कब, कि जब अपक्षय की दर, जब अपक्षय की दर स्थानांतरण की दर से अधिक होती है तब अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी अवशिष्ट मृदा बनती कब है, कि जब रॉक के जो अपघटित कण होते हैं वो अपक्षय के पश्चात जब उसी रॉक पर स्थिर रह जाते हैं तो जमकर एक सॉइल का रूप ले लेते हैं, जिसे हम अवशिष्ट मृदा या फिर रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। इस प्रकार की मृदा के निर्माण में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट शामिल नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की बात हम आगे करेंगे। इनमें से जैसे जल, हवा, ग्लेशियर और ग्रेविटी आदि जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन एजेंट होते हैं। जब अपक्षय की दर स्थानांतरण की दर से अधिक हो जाती है तब अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड पार्ट, स्थानांतरित मृदा की। हमारा सेकेंड पार्ट था स्थानांतरित मृदा, जिसे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। स्थानांतरित मृदा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इसके बारे में जान लेते हैं पहले कि जब किसी चट्टान का अपक्षय होता है तब उसके छोटे छोटे कण जो है वो अलग हो जाते हैं, और वे कण जब किसी ट्रांसपोर्टेशन एजेंट की स्थानांतरण कारक के संपर्क में आते हैं तब वे अपघटन के स्थान से कहीं दूर जाकर एकत्रित होते हैं और सॉइल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की मृदा जो है वो स्थानांतरित मृदा कहलाती है। अपक्षय के पश्चात चट्टान के कण स्थानांतरण एजेंट के साथ विघटित स्थान से बहुत दूर जाकर
किसी स्थान पर एकत्रित होकर जिस मृदा का निर्माण करते हैं, उसे हम स्थानांतरित मृदा कहते हैं। स्थानांतरित मृदा कहते हैं, अर्थात ऐसी मृदा जिसका निर्माण जो है वो पैरेंट रॉक से, ऐसी रॉक से जिससे टूटकर वो अलग हुई है, उससे कहीं दूर जाकर होता है, वो हमारी कहलाती है स्थानांतरित मृदा, यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स की, स्थानांतरण एजेंट की। स्थानांतरण एजेंट के बारे में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण जो हमारे अपक्षय के पश्चात चट्टान के कण होते हैं वे कहीं दूर जाकर एकत्रित होकर मृदा का निर्माण करते हैं। तो स्थानांतरण एजेंट या स्थानांतरण कारक कह सकते हैं हम। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स। अब हम जानते हैं कि कई कारणों से हमारा जो है वो मृदा का परिवहन हो सकता है, जैसे जल यानी कि वाटर के द्वारा, ये अपने साथ मिट्टी के कण जो होते हैं, चट्टानों के जो कण होते हैं अपघटित होकर चट्टान से अलग हो गए होते हैं, उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाती है। फिर बात करेंगे दूसरी, हम बात करेंगे वायु यानी हवा, विंड की बात करेंगे। ये भी अपने साथ जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है और एक स्थान पर एकत्रित करके मृदा का निर्माण करती है। वायु की बात हम करेंगे बर्फ। पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर में बर्फ देखने को मिलती है, जिसे हम साधारणतः आइस या ग्लेशियर कहते हैं। आइस या फिर ग्लेशियर। और चौथा है हमारा गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी भी हमारी एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होती है, क्योंकि ये जब पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हैं तो टूट फूट कर एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, तो ढाल से नीचे की ओर जाते हैं, जिसमें हमारी ग्रेविटी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का काम करती है। अब हर एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि हमारे वाटर से कितने प्रकार की मृदा जो है बन सकती है, वायु द्वारा ट्रांसपोर्ट करने पर कौन सी मृदा का निर्माण होता है, बर्फ से कैसी मृदा बनती है, और ग्रेविटी के कारण कैसी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जल की। कि जल से डिपॉजिट करने पर हमारी कौन कौन सी मृदा बनती है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपॉजिट बाय वाटर। डिपॉजिट बाय
वाटर। तो वाटर द्वारा डिपॉजिट होने पर हमारी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण मृदा होती है उसका निर्माण होता है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। सबसे पहले हम क्या निर्माण होगा? जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा, जिसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है इस बारे में जानेंगे। जलोढ़ मृदा से तात्पर्य यह है कि जो हमारी नदियां होती हैं, जो बहता हुआ जल होता है, वो अपने साथ बहुत सारे कण लेकर बहता है, और ये कण जो है वो नदी के किनारे एकत्रित हो जाते हैं, तब हमारी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा बेसिकली हमारी जो होती है वो रिवर बैंक इन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बहता हुआ जल, बहता हुआ जल अपने साथ रॉक्स के कण को लेकर बहता है। लेकर बहता है, जो एकत्रित होकर एलुवियल सॉइल का निर्माण करते हैं। एलुवियल सॉइल का निर्माण करते हैं। यह सॉइल नदी के किनारे के भाग में देखने को मिलती है। यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। नदी का बहता हुआ जल, जिसमें बहुत सारा वेग होता है, अपने साथ चट्टानों की छोटी छोटी टुकड़ों को लेकर बहता रहता है, और ये टुकड़े जो है किनारों पर एकत्रित होकर एलुवियल सॉइल का निर्माण करते हैं। इसीलिए मुख्यतः नदी के किनारे ही पाई जाती है। अब हम वाटर द्वारा डिपॉजिट होने पर सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे कि और कितने प्रकार के सॉइल जो हैं बन सकते हैं वाटर के द्वारा। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे डिफॉर्म बाय वाटर। तो हमारा सेकेंड टाइप होता है झील या तालाब की मिट्टी। झील की मिट्टी भी कह सकते हैं। जो हमारी झील होती है बेसिकली वो स्थिर रहती है। तो जो हमारा बहता हुआ पानी आकर झील में मिलता है, वो अपने साथ जो रॉक्स और अन्य तत्व लाता है, वो उसके सतह पर इन तली में बैठ जाते हैं और झील की मिट्टी का निर्माण करते हैं। इसे लेकेस्टाइन सॉइल भी कहा जाता है। यह जो होती है, यह
झील व तालाबों के तली में पाई जाती है। तली में पाई जाती है। अब हम थर्ड टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे, डिपॉजिटेड बाय वाटर। तो वो क्या होता है हमारा समुद्रीय मृदा, यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली सॉइल, समुद्रीय मृदा, जिसे हम मरीन सॉइल भी बोलते हैं। मरीन सॉइल, जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो लेगेस्टाइन सॉइल थी वो नदी और क्या बोलते झील और तालाबों के तलहटी में पाई जाती थी। उसी प्रकार हमारी जो समुद्री मृदा है ये कहाँ पाई जाएगी, ये समुद्र की सतह में पाई जाएगी। यह समुद्र की सतह पर पाई जाती है। हम तली कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली नीचे ही बैठी रहती है। हमने वाटर द्वारा डिपॉजिट होने पर तीन टाइप्स के सॉइल देखे। पहला था हमारा एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, जो नदियों के बहाव के कारण उनके किनारों पर एकत्रित होने से बनती थी। दूसरा हमने देखा लेगेस्टाइन सॉइल, जो झील और तालाबों की तली में मिलती थी। और तीसरा हमने देखा मरीन सॉइल। मरीन सॉइल जो होती है वो समुद्र की तली में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे डिपॉजिट बाय विंड। डिपॉजिट बाय विंड की हवा के द्वारा जो है स्थानांतरित होने पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। हम देखेंगे कि हवा के द्वारा डिपॉजिट होने पर किस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। डिपॉजिट बाय विंड। तो हमारा मेन एक सॉइल बनती है जिसको हम हिंदी में वातज मृदा कहते हैं। वातज मृदा। हमें पता है कि हवा के द्वारा जो है ज्यादा बड़े कण तो स्थानांतरित हो नहीं पाएंगे। जो छोटे कण होते हैं मतलब 0.06 mm तक के कण जो है इसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब हम बात करेंगे एओलिन सॉइल की। एओलिन सॉइल तो हम क्या कहेंगे कि वायु द्वारा स्थानांतरित होने पर जिस मृदा का निर्माण होता है जिस मृदा का निर्माण होता है उसे वातज मृदा कहते हैं। वातज मृदा कहते हैं। वायु द्वारा जीरो पॉइंट 06 mm तक के कण ही स्थानांतरित हो पाते हैं।
स्थानांतरित हो पाते हैं। हवा द्वारा उड़कर इधर उधर जो कण जाते हैं वो एक स्थान पर एकत्रित होकर जिस मृदा का निर्माण करते हैं उसे हम वातज मृदा या फिर एवलिन सॉइल कहते हैं, जिनका जो व्यास होता है वो 0.06 mm तक ही होता है। उससे ज़्यादा डायमीटर की जो सॉइल होगी, कण होंगे, वो हमारा विंड के द्वारा उसका डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं वातज मृदा। वातज मृदा भी दो प्रकार की होती है। एवलिन सॉइल जो हमारी ये भी 2 टाइप्स की होती है। पहला है सैंड ड्यून्स और दूसरा है लोएस। तो हम जानेंगे सैंड ड्यून और लोएस के बारे में। इसको हम मिटा देते हैं पहले। जानेंगे सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ है एवलिन सॉइल का सैंड ड्यून्स। इसे हम रेत की टीले भी कहते हैं। तो वायु द्वारा जो कण स्थानांतरित होकर एक जगह इकट्ठा होकर इसका निर्माण करते हैं। वायु द्वारा स्थानांतरित होकर एक जगह पर कण एकत्रित होकर सैंड ड्यून्स का निर्माण करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मृदा ससंजनहीन होती है। ससंजनहीन कोहेजनलेस होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ससंजनहीन और ससंजन मृदा कैसे होती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ एवलिन सॉइल की, जिसे हम लोएस कहते हैं। लोएस में क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं वो बहुत महीन होते हैं और इनमें सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। लोएस क्या होता है, ये महीन कणों वाली मृदा होती है जिसमें सिल्ट की मात्रा अधिक होती है।
और ये काफी ससंजक होती हैं, ससंजक होती हैं। हम कोहेसिव और कोहेजनलेस सॉइल के बारे में आगे बढ़ेंगे। ससंजक होती हैं, ये हमारे 2 टाइप्स के एल्कलाइन सॉइल थे जिन्हें जो विंड द्वारा डिपॉजिट होते हैं, हमने इनको देखा। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की, जो है हमारा ग्लेशियर, डिपॉजिट बाई ग्लेशियर। ग्लेशियर द्वारा किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है हम इसे देखेंगे। थर्ड टाइप है बाई ग्लेशियर्स, डिपॉजिट बाई ग्लेशियर्स। या फिर बर्फ। इससे जो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसे हम ग्लेशियल सॉइल या फिर हिमानी मृदा कहते हैं। हिमानी मृदा, इसे हम ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। अब ग्लेशियल सॉइल कैसे होती है? जब पहाड़ों से बड़े बड़े ग्लेशियर्स नीचे की ओर लुढ़कते हैं तो वे अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कणों को भी लेकर लुढ़कते हैं नीचे को, जिनमें बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं और ये बहुत दूर तक बहते बहते निकल जाते हैं और एक स्थान पर एकत्रित होकर एक मृदा का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्लेशियल सॉइल कहते हैं। इस स्थानांतरित अवक्षय को हम ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हम जानेंगे कि बड़े बड़े हिमखंड, बड़े बड़े हिमखंड, बड़े बड़े हिमखंड अपने साथ मृदा के कणों को लेकर चलते हैं। ये हिमखंड पानी के साथ बहते हुए, पानी के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। बहुत दूर निकल जाते हैं। इस प्रकार के स्थानांतरित अवक्षय को हम ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ग्लेशियल ड्रिफ्ट की। ग्लेशियल ड्रिफ्ट होता क्या है कि जब हमारे जो हिमखंड होते हैं वो नीचे की ओर लुढ़कते हैं तो उनके साथ साथ बहुत सारे कण भी होते हैं जो हमारी मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं, वो भी उनके साथ नीचे की ओर लुढ़कते हैं। ये पानी के साथ बहते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। इनका इस प्रकार अपने पैरेंट रॉक से अलग होना
ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाता है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट। अब जानेंगे इसके आगे हम। ग्लेशियल ड्रिफ्ट हमने जाना, अब हम देखेंगे कि ग्लेशियल सॉइल कैसे बनती है। ग्लेशियल ड्रिफ्ट के बाद अपक्षय के पश्चात जो विघटित कण होते हैं, विघटित कण होते हैं, विघटित कण होते हैं, वे एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जिसे ग्लेशियल टिल कहा जाता है। ग्लेशियल टिल कहा जाता है और इसी से हमारी ग्लेशियल सॉइल का निर्माण होता है। ग्लेशियल सॉइल जाना हमने। अब हम जानेंगे कि ग्रेविटी से जो डिपॉजिट होता है हमारा, ग्रेविटी द्वारा किस प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन होगा वो देखेंगे। डिपॉजिट बाय ग्रेविटी। हमने 4 टाइप जाने थे। ये चारों टाइप जो थे हमारे, वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स थे। हमने विंड देखा और हमने वाटर देखा, हमने आइस देखा। अब हम बात करेंगे ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी द्वारा हमारा समूढ़ मृदा का निर्माण होता है। समूढ़ मृदा, जिसे हम अंग्रेजी में कोलिवियल ऑयल कहते हैं। कोलिवियल सॉइल कहा जाता है। अब ये कैसे होता है? जब हमारी चट्टान का अपक्षय होता है तो चट्टानें हमारी जो है बहुत ऊंची स्थित होती हैं, तो वो पहाड़ी ढाल से लुढ़कते हुए नीचे आकर एक स्थान पर एकत्रित होती हैं और हमारी कोलिवियल सॉइल का निर्माण करती हैं। अपक्षय के पश्चात रॉक्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ग्रेविटी के कारण पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे की ओर आते हैं। पार्टिकल्स अपक्षय के पश्चात रॉक्स के पार्टिकल्स लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर आते हैं और एक स्थान पर एकत्रित होकर कैलिबल सॉइल या फिर समूढ़ मृदा का
समूह मृदा का निर्माण करते हैं। समूह मृदा का निर्माण करते हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात की थी ससंजक मृदा और ससंजकहीन मृदा। ससंजक मृदा क्या होती है और हम क्यों ऐसे बात कर लेते हैं इस पे। ससंजक मृदा ससंजक मृदा और ससंजनहीन मृदा। ससंजनहीन मृदा, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कोहेसिव सॉइल और कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल। अब हमने जाना था ससंजक बल और असंजक बल के बारे में। ये क्या होते थे, जिनके जो कण होते हैं वो आपस में चिपकने का गुण रखते थे, उन्हें हम ससंजक की श्रेणी में रखते हैं, और जो आपस में नहीं चिपकते वो ससंजनहीन होते हैं। इनके बीच में ससंजक बल कार्य करता है, जबकि इनके बलों बीच में नहीं। हमने देखा था इसके टाइप में जो हमारे लोएस थे वो ससंजक मृदा के प्रकार थे, और जो हमारे ससंजनहीन थे इसमें सैंड ड्यून्स, इनके पार्टिकल्स बड़े होते थे जिनमें चिपकने का गुण नहीं होता था, ये अलग अलग होते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ससंजक मृदा और ससंजकहीन मृदा, जिनमें चिपकने का गुण होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, उनके बीच ससंजक बल कार्य करता है, उन्हें हम ससंजक मृदा कहते हैं। और जो जिसके कण बड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं, उनके बीच में आकर्षण नहीं होता है, वो ससंजकहीन मृदा की श्रेणी में आते हैं। अब हम अगले टॉपिक को चलते हैं अपने, भारत का मृदा मानचित्र। सॉइल मैप ऑफ इंडिया, भारत का मृदा मानचित्र। भारत का मृदा मानचित्र। भारत का मृदा मानचित्र। भारत के मृदा मानचित्र से तात्पर्य है कि हमारे भारत में किन राज्यों में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इनमें हम। हमारे इंडिया में मुख्य 5 प्रकार की सॉइल पाई जाती है। पहला, हम इनके बारे में भली बात परिचित हैं, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। दूसरा है काली कपास मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल, फिर आती है हमारी पर्वतीय
पर्वतीय मृदा। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हिल सॉइल, हिल सॉइल, फिर आती है हमारी लाल मृदा, लाल मृदा, रेड सॉइल, रेड सॉइल, और पांचवी है रेगिस्तानी मृदा। रेगिस्तानी मृदा, डेजर्ट ऑयल, डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। जलोढ़ मृदा हमने आगे भी पढ़ा था। जलोढ़ मृदा वो होती है जिसका स्थानांतरण जल द्वारा होता है। ये नदी के किनारों पर पाई जाती है, अर्थात ये जो है हमारे मैदानी भागों में पाई जाएगी। इसकी अधिकता उत्तर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश और असम आदि राज्यों में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। काली कपास मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये ज्यादातर दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण जो है वो लावा के कारण होता है। फिर हम बात करेंगे पर्वतीय मृदा यानी हिल सॉइल की, जो कि पर्वतीय घाटी में पाई जाती हैं, जो कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई हैं 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। लाल मृदा की बात करेंगे तो यह जो है निचले राज्यों में पाई जाती है। और रेगिस्तानी मृदा यह राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें सैंड की जो है बहुत ज्यादा अधिकता होती है। हमने 5 प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से पहला है हमारा जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल, ये नदी के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के नदियों के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, और हरियाणा और असम राज्यों में, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में इस मृदा की अधिकता होती है। यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, असम आदि राज्यों में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे ब्लैक कॉटन सॉइल की। ब्लैक कॉटन सॉइल यानी काली कपास मृदा की हम बात करेंगे कि ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण भारत में ये पाई जाती है और इसके कुछ गुण होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा सेकंड नंबर पे है ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदा। सेकंड नंबर है हमारी काली कपास मृदा।
काली कपास मृदा, काली कपास मृदा। ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है और इस मृदा का निर्माण जो है वो लावा के बेसाल्ट चट्टान द्वारा हुआ है और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह पानी पड़ने पर इसमें फैलाव हो जाता है और जब ज्यादा हीट हो जाती है तो इसमें संकुचन हो जाता है। यह निर्माण के उद्देश्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, हम जानेंगे इसके बारे में। भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली काली कपास मृदा, काली कपास मृदा की उत्पत्ति लावा यानी कि ज्वालामुखी का मैग्मा होता है, उत्पत्ति लावा के बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट चट्टान से हुई है, बेसाल्ट चट्टान से हुई है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। इसमें संकुचन मतलब सिकुड़ना, संकुचन तथा फैलाव का गुण होता है, फैलाव का गुण होता है। सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल की बात की हमने, ब्लैक कॉटन सॉइल। यह भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और इसका जो निर्माण होता है वो लावा के बेसाल्ट चट्टान से होता है। अब हम बात करेंगे तीसरी रेगिस्तानी यानी कि डेजर्ट सॉइल की। डेजर्ट सॉइल राजस्थान में पाई जाती है, हम सब लोग जानते हैं, और इसमें जो है बालू की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है हमारा राजस्थानी मृदा। सॉरी, रेगिस्तानी। रेगिस्तानी मृदा
डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल। यह महीन रेतीली मृदा होती है, यह महीन रेतीली मृदा होती है, यह भारत के राजस्थान में पाई जाती है, यह भारत के राजस्थान में पाई जाती है, पाई जाती है। हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल की, जो होती है रेड सॉइल, लाल मृदा जिसे हम कहते हैं, लाल मृदा। रेड सॉइल, यह तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, आदि राज्यों में पाई जाती है। आदि राज्यों में पाई जाती है। हमने 4 टाइप्स की सॉइल देखी। अब हम अपने लास्ट और फाइनल सॉइल की बात करेंगे। इसका नाम है पर्वतीय मृदा, हिल सॉइल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती होगी। बात करेंगे पर्वतीय मृदा की, पर्वतीय मृदा की। हिल सॉइल, पर्वतीय मृदा, यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है। यह हिमालय के तलहटियों में या फिर हिमालय की घाटियों में पाई जाती है और ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। पर्वतीय मृदा की बात करेंगे तो पर्वतीय मृदा, यह मृदा हिमालय की घाटियों में पाई जाती है। घाटियों में पाई जाती है। यह 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है। वर्ग किलोमीटर तक फैली है। इसका विस्तार जो है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश हमने भारत में मृदा मानचित्र के बारे में डिस्कस किया।
कि हमारे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जिनमें से सबसे पहले हमने एलुवियल सॉइल के बारे में जाना, फिर ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, फिर डेजर्ट सॉइल और फिर रेड सॉइल और अंत में हमने हिल सॉइल की बात की। ये मुख्य 5 प्रकार की मृदाएं हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन जो है समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, हम सेकेंड चैप्टर 2 जो है हमारा वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।